गुड मॉर्निंग बच्चों। आज ऑनलाइन क्लास का पहला दिन और आज बेटा आप सबको मैं हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाता हूँ, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हिंदी क्योंकि जिस भाषा को हम पढ़ रहे हैं उसका इतिहास हमें जानना आवश्यक है। हमारे यहाँ हिंदी साहित्य का इतिहास बिखरा पड़ा हुआ, तो सारे इतिहास को, हिंदी साहित्य के इतिहास को उस समय के राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था के आधार पर उसे आधार मान के आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को क्रमबद्ध किया। अर्थात हिंदी साहित्य के इतिहास को क्रमबद्ध करने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है, 4 कालों में बांटा है, जिसमें से पहला वीर गाथा काल 1050 से 1375 तक का जो कालक्रम है उसे वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है। दूसरा है भक्ति काल 1375 से 1700 तक का जो कालक्रम है उसे भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। और तीसरा है रीति काल 1700 से 1900 तक का जो कालक्रम है उसे रीति काल के नाम से जाना जाता है। और चौथा है आधुनिक काल 1900 से अब तक का जो कालक्रम है उसे आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। इन चारों कालों की अपनी अलग पहचान है, अलग विशेषता है, जिसमें से मैं सबसे पहले वीर गाथा काल आपको बता रहा हूँ। वीर गाथा काल, वीर गाथा काल की कुछ विशेषता रही, कुछ अलग पहचान रही, जिसमें सबसे पहली विशेषता रही वीररस की प्रधानता। इसी वीररस की प्रधानता के कारण ही इस काल का नाम वीर गाथा काल था, क्योंकि इस समय जितने भी साहित्यकार हुए, कवि थे, वो किसी राजा के संरक्षण में रहा करते, और जिस किसी भी राजा के संरक्षण में रहा करते थे उस राजा की प्रशंसा के लिए कविता पाठ किया करते थे। और किसी राजा की प्रशंसा में अगर बात करने में तो हमारे राजा बहुत सूरवीर हैं, पराक्रमी हैं, वीर हैं, योद्धा हैं, ऐसे बात करना है। इसलिए उस काल में वीररस की प्रधानता है। और दूसरी विशेषता रही युद्धों का सजीव चित्रण। युद्धों का सजीव चित्रण, क्योंकि राजा के संरक्षण में रहने के कारण जब राजा युद्ध में जाता था तो उसके साथ साथ उस काल के कवि भी, उसका राजकवि भी युद्ध में जाता था, अपने हाथों में तलवार था, लेकिन युद्ध के भूमि में जाकर वो तलवार उठाता जरूर था लेकिन युद्ध नहीं करता था, बल्कि अपने सैनिकों के उत्साह वर्धन के लिए युद्ध के भूमि में कविता पाठ करता था, उनमें ऊर्जा भरता था, जोश भरता था। इसलिए एक कवि जो है युद्ध को अपने आंखों से देखता था, इसलिए उसका सजीव चित्रण है इसी काल में। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम कबड्डी का मैच देखते हैं और किसी एक टीम का हम सपोर्ट करते हैं और उस टीम का सपोर्ट करते हैं और हमेशा कहते हैं अरे 2 मार के ला, 2 मार के ला, तो वही काम जो है उस समय उस काल के कवि जो है अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए किया है। और तीसरी विशेषता है रासो काव्य परंपरा। रासो काव्य परंपरा, इस काल में जितने भी साहित्य लिखा गया उन सारे साहित्यों में रासो शब्द जोड़ा गया। विसर्ग रासो, अलहड़ रासो, कुमार रासो, ऐसे रासो शब्द जोड़ा गया, इसलिए इस काल में रासो परंपरा है। और अगली विशेषता रही वीर गाथा काल की डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग आप जानते हैं कि हम हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी भाषा जानते हैं और बोलते बोलते कहाँ मिक्स हो जाता है पता नहीं चलता। तो वैसे ही उस समय जब राजा एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता था तो वहां राजा अपना परिचय स्वयं नहीं देता, बल्कि राजा का परिचय जो है उसका कवि दिया करता था और वहीं की भाषा में दिया करता था। क्योंकि यहाँ हम हिंदी समझते हैं, यहाँ कोई कन्नड़ भाषा में आकर कोई बात कहे तो हमें समझ नहीं आया, इसलिए कवि पहले उस राज्य का भाषा सीखता था। तो इस प्रकार से वो कवि जो है उस राज्य में जाकर पहले वहां का भाषा सीखता था, तब कहीं जाकर राजा का परिचय देता था, वहीं उसी राज्य की भाषा। इसलिए एक कवि जो है उस समय के कवि जो है बहुत सारे भाषा जानते हैं और बहुत सारी भाषा जानते तो मिक्स होना स्वाभाविक बात है। वो सारे भाषा में मिक्स हो जाता और जब वो भाषा मिक्स हो जाता था तो उसे खिचड़ी भाषा या उसे ही डिंगल पिंगल भाषा कहा जाता। तो इस प्रकार से इस वीर गाथा काल में डिंगल पिंगल भाषा की भी प्रधानता है। तो ठीक है बच्चों, आज के वीर गाथा काल हम यही समाप्त करते हैं और अगला टॉपिक जो है हम नेक्स्ट दिन देखते हैं। धन्यवाद।